कैसे आप? कल के लेक्चर से रिलेटेड किसी को कोई इशू तो नहीं था? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें हमने किडनीज की पैथोलॉजीज को कवर करना है। तो सबसे पहली पैथोलॉजी, सबसे कॉमन पैथोलॉजी जो सी होती है वो होती है हमारे पास हाइड्रोनेफ्रोसिस। ठीक है, हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है? दिस इज एक्चुअली द डायलेशन ऑफ द यूरिनरी कलेक्टिंग सिस्टम ऑफ किडनीज, जिसके अंदर कैलिसिस, पेल्विस वगैरह इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, हाइड्रोनेफ्रोसिस के अंदर एबनॉर्मल इन्लार्जमेंट हो जाती है किडनी की, जिसकी वजह से यूरोपैथी, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, यानी जो नॉर्मल यूरिन का फ्लो होता है यूरेटर्स के अंदर, वो ब्लॉक हो जाता है। अब हाइड्रोनेफ्रोसिस जोन सा वो समटाइम्स को एग्जिस्ट करता है नेफ्रोलिथेसिस के साथ भी। बट ये वेरी करता है उसके सिम्टम्स के ऊपर। तो सबसे पहले जब हम अल्ट्रासाउंड के ऊपर इसको देखते हैं तो जो पेल्विक और कैलिसल सिस्टम होता है, जिसको हम लोग ओवरऑल बोलेंगे पेल्विक कैलिकल सिस्टम जोन सा होता है, वो डायलेट हो जाता है। अब इसके अंदर स्वेरिटी होती है, मतलब एक माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है, मॉडरेट होती है, स्वेयर होती है, जिसको हम आसान अल्फाज में ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 हाइड्रोनेफ्रोसिस भी कहते हैं। ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स के अंदर थिनिंग हो जाती है। ठीक है, और ब्लैडर और फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, इनकी वजह से पेल्विक कल्कुलर सिस्टम जो सा है वो क्या कहते हैं, प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रेड 1 की हाइड्रोनेफ्रोसिस। उसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसे कॉमन कोजेज होते हैं जो कि हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी कॉज कर सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला होता है किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, पीपीएच की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी हो सकती है, कैंसर, डिसफंक्शनल ब्लैडर, यानी यूरिनरी रिटेंशन हो रही है, यानी सिस्टैटस हुआ हुआ है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद ना हम क्या करते हैं कि ओवरऑल इसकी ग्रेडिंग करते हैं। अब आप सबसे पहले ये देख लें कि यहाँ पर अगर हमारे पास हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी, इसको हम कहते हैं पेल्विक एक्टेसिस, बिकॉज इस रीजन को हम क्या कहते हैं, पेल्विस। ठीक है, ये हमारे पास मेजर और माइनर कैलिसिस होते हैं। अगर यहाँ पर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होगी, इसको हम कहते हैं कैलिएक्टेसिस। ठीक है, ये हमारे पास माइनर होते हैं, इसको हम माइनर कैलिसिस को भी कैलिएक्टेसिस ही कहते हैं। और यहाँ से जब हम लोग सीएमडी की रेशियो लेते हैं, कॉर्टिकोमेडुलरी रेशियो लेते हैं, अगर हमारे पास इसकी थिनिंग हो जाए, फॉर एग्जांपल हमने बात की 10 to 11 तक ये नॉर्मल होता है। ठीक है, लेकिन अगर ये कैलिएक्टेसिस जोन से है वो इतना ज्यादा। मेरी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही आप लोगों को? मैंने कल आपको कॉर्टिकल थिकनेस बताई है, जिसको हम लोग सीएमडी रेशियो कहते हैं। यूरेटर जोन सा है, इसका भी मैंने बताया था कि नॉर्मली यूरेटर जोन सा ये हमें अल्ट्रासाउंड पर नजर नहीं आता है अनटिल अनलेस इसके अंदर डायलेशन ना हो। और अगर आप सीएमडी रेशो की बात कर रहे हैं, वो हम यहाँ से लेके यहाँ तक लेते हैं, ये इस तरह से मेडुला से लेके कॉर्टेक्स, इसको हम लोग मेजर करते हैं। इसको हम कहते हैं कॉर्टिकोमेडुलरी रेशो। ये हमारे पास 11 तक नॉर्मल होती है। फिर सबसे पहले हमारे पास ग्रेड 0 की इस तरह से हमारे पास एक ही होता है। इसके अंदर डिफरेंट ग्रेडिंग्स होती हैं, स्वेरिटी होती है, डिपेंड करता है। ठीक है, आप लोग ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 हाइड्रोनेफ्रोसिस को भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर पेल्विस इंक्लूडेड है, उसको हमने बोला पेल्विक एक्टेसिस। इसके अंदर मेजर कैलिसिस हो तो मेजर एक्टेसिस, इसके अंदर माइनर कैलिसिस तो कैलिक्टेसिस, और यहाँ पर कॉर्टिकल थिनिंग होगी, इसको हम कहते हैं ग्रेड 4 हाइड्रोनेफ्रोसिस। ठीक है, हम मैं आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमारे पास ग्रेड 0 आता है। ग्रेड 0 जो सा होता है ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। ठीक है, इसके अंदर किडनी जो सी होगी बिल्कुल नॉर्मल अपेयर होगी, यानी इसके अंदर कोई इतना इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो ग्रेड 1 हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है उसको हम लोग माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस भी कहते हैं। ये देखें, ये हमारे पास पेल्विक रीजन आता है ना किडनी का, ये वाला। इसके अंदर हमारे पास डायलेशन नजर आती है, जो कि यहाँ पर ये देखें हो रही है। ये आपको ब्लैक एनिक एरिया नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं पेल्विक केसेस। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास इन्फेक्शन होगा, इसको हम बोलेंगे ग्रेड 1 हाइड्रोनेफ्रोसिस। ग्रेड 2 हाइड्रोनेफ्रोसिस के अंदर क्या होता है कि जो मेजर कैलिसिस होते हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि देखें, ये पेल्विक एक्टेसिस है ना, और ये पेल्विक एक्टेसिस के साथ जो मेजर कैलिसिस हैं वो भी सारे इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। इसको भी हम लोग बोलेंगे कैलिएक्टेसिस। ठीक है, ये हमारे पास ग्रेड 3 है, जिसके अंदर माइनर कैलिसिस जोन से हैं वो भी इन्वॉल्व हैं।
ये देखें। अब यहाँ से अब ये देखें, आपको यूरेटर नजर आ रहा है अब ये पेल्विस के बाद ये आगे से यूरेटर। जबकि आप पिछली वाली इमेजेस देखें तो इसके अंदर आपको यूरेटर जो सा है वो नजर नहीं आ रहा प्रॉपरली। कहीं यूरेटर नजर आ रहा है किसी को? क्योंकि इसके अंदर यूरेटर जो सा है वो डायलेटेड ही नहीं है। कहीं से आपको कोई एक ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर निकलता हुआ नजर आ रहा हो? कहीं पे भी नहीं है। ठीक है। जैसे जैसे पैथोलॉजी की स्वेरिटी इंक्रीज होती रहती है या फिर डायलेटेड यूरेटर होते हैं, वहां से आप लोग इस चीज का अंदाजा लगाते हो। अब ये देखें, यहाँ पर ये जो रीनल पेल्विस है वो भी इन्वॉल्व है, मेजर कैलिसिस भी इन्वॉल्व है, और यहाँ पे माइनर कैलिसिस जोन से हैं वो भी इन्वॉल्व है। ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रेड 3 हाइड्रोनेफ्रोसिस, जो कि हमारे पास आ जाती है मॉडरेट। फिर जो हमारे पास ग्रेड 4 हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है ना, इसके अंदर क्या होता है कि ओवरऑल हमारे पास जो कॉर्टेक्स होता है ना उसके अंदर थिनिंग होना शुरू हो जाती है। मतलब ये देखे, पहले अगर ये यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर हमारे पास मेजर और माइनर कैलिसिस आ रहे थे ना, ठीक है, अब वो यहाँ तक आ रहे हैं। यानी पहले अगर उसकी मेजरमेंट हमारे पास 7 to 8 आ रही थी ना, सीएमडी की यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट आ रही थी 7 to 8, अब मेरे पास 2 to 3 आ रही है। तो इसको मैं क्या बोलूंगी, यहाँ पे कॉर्टिकल थिनिंग हो गई है, प्लस इसके अंदर ये सारी हाइड्रोनेफ्रोसिस भी हुई हुई है। एक्टेसिस कहते हैं डायलेशन को। एक्टेसिस वर्ड जो सा होता है डायलेशन के लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक है। तो ग्रेड 4 के अंदर हमारे पास जो ओवरऑल सीएमडी रेशो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, प्लस पेल्विस, यूरेटर, मेजर कैलिसिस, माइनर कैलिसिस, ये सब इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो इसको हम बोलेंगे ग्रेड 4 हाइड्रोनेफ्रोसिस, जो कि हमारे पास स्वेयर टाइप है। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्लियर है सबको? हाइड्रोनेफ्रोसिस क्लियर है सबको? क्लास आप लोगों से पूछ रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेफ्रोलिथियसिस। मेरी आवाज क्लियर है? ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आते हैं नेफ्रोलिथियसिस। नेफ्रोलिथियसिस हम कहते हैं रीनल स्टोन्स को। ठीक है। तो अगर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होंगे तो उसको हम लोग यूरेटर के अंदर होंगे उसको हम बोलेंगे यूरोलिथियसिस। और अगर यूरेटर स्टोन भी कह सकते हैं, रीनल स्टोन भी कह सकते हैं, रीनल कैकुलाई भी कह सकते हैं। ठीक है। अब वो कहते हैं कि हमारे पास पेशेंट जो होगा वो आपके पास कैसे प्रेजेंट होगा। एब्डोमेन में पेन होगी, ग्रोइन एरिया में पेन होगी, जेनिटल में पेन होगी, फ्लैंक पेन होगी, फीवर, चिल्स, नोजिया, वॉमिटिंग, हीमाचूरिया, ब्लड विद इन द यूरिन। किडनी स्टोन का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब हमारे पास एक कट ऑफ साइज होता है। अगर आपके पास स्टोन जो है वो 5 mm से कम आ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टोन पड़ा हुआ है और मैंने स्टोन को यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर किया, इसकी जो मेजरमेंट है वो 5 mm से अगर कम आ रही है, तो फिर मैं कहूंगी रीनल कैल्सिफिकेशंस या फिर रीनल कंक्रीशंस। ठीक है। और अगर उसका साइज 5 या 5 से अबव होगा, ठीक है, तो उसको मैं क्या बोलूंगी, रीनल स्टोन्स या फिर नेफ्रोलिथियसिस। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज जो से स्टोन जो सा उसका साइज जो सा मोर देन 5 का होता है। अब अगर आपके पास पेशेंट्स आते हैं, अगर आपने पेशेंट की मेडिकेशन करनी है, तो 6 से लेके 10 mm तक आप उसको ट्रीट कर सकते हैं विद मेडिकेशन। लेकिन अगर उसका साइज 11 को क्रॉस कर गया, तो फिर या तो उसके लिए सर्जरी रिक्वायर्ड होती है या फिर उसके लिए लेजर रिक्वायर्ड होता है। लेकिन आप लोग मेडिकेशन भी कर सकते हैं, बट लेकिन उसका आखिरी पर हल आप यही होता है कि आपको या तो सर्जरी करानी पड़ती है या फिर आप लोग लेजर की तरफ पेशेंट को भेजते हैं। फिर किडनी स्टोन की जब आपने नेफ्रोलिथिसिस के ऊपर कमेंट करना है, तो आपने यूरिनल पैरेन्काइमा के बारे में बताना है, यूरिटेरो पेल्विक जंक्शन के बारे में बताना है, यूरिटेरो वेसिकल जंक्शन के बारे में बताना है। अब यूरिटेरो पेल्विक जंक्शन कौन सा होता है? जिसके अंदर
पेल्विक जंक्शन बिटवीन द यूरेटर एंड द रीनल पेल्विस, मतलब यूरेटर और रीनल पेल्विस के दरमियान में अगर कहीं स्टोन होगा या फिर यूरेटर और ब्लैडर के दरमियान में होगा, उसको हम बोलेंगे यूरेटेरो जंक्शन। अब अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट हमें स्टोन नजर आएगा, स्टोन का शेडो बन रहा होगा। अब जिस जगह पे स्टोन होगा, अगर तो वो स्टोन बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो उस किडनी के अंदर हाइड्रोनेफ्रोसिस कोज हो जाएगी ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। फिर हमें यूरिटेरल जेट नजर आएगा, ट्विंकलिंग आर्टिफैक्ट नजर आएगा। अब पहले हमने बात की है डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ द स्टोन। अभी देखिए, ये मेरे पास एक स्टोन आ रहा है और ये उसका सारा शेडो आ रहा है। यानी मुझे इस चीज के बारे में आइडिया हो गया कि ये देखें, ये मेरे पास स्टोन है, ठीक है, और यहाँ नीचे इसका शेडो बन रहा है। यानी मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट विजुअलाइज कर लिया स्टोन को। ये हमारे पास अपर पोल होता है, ये हमारे पास लोअर पोल होता है। ये वाला अपर पोल होता है जो आपके लेफ्ट साइड पर होगा, जो राइट साइड पर है वो लोअर पोल होता है। ठीक है, अब ये स्टोन स्टोन से हैं, ये हमारे पास कॉर्टेक्स के अंदर भी हो सकते हैं, पेल्विस में भी, पेल्विक जंक्शन के अंदर भी हो सकते हैं। और प्लस हमें पता है कि जहां कहीं पे भी स्टोन होगा उसके अंदर हमारे पास क्या मिलेगी, कॉस्टिक शेडोविंग मिलेगी। ठीक है। देन उसके बाद हमने बात की थी कि अफेक्टेड किडनी, अगर जहाँ पे स्टोन है उसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस भी कोज हो सकती है। अभी देखिए, ये मेरे पास एक बहुत बड़ा स्टोन है, अब ये इसके अंदर हमारे पास ग्रेड 2 की हाइड्रोनेफ्रोसिस हुई हुई है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे कैलिएक्टेसिस, कैलिसिस जोन से इसके अंदर वो डायलेट हुए हैं। फिर एब्सेंस ऑफ यूरिटेरल जेट, जब भी हमने अल्ट्रासाउंड करना है इसका ब्लैडर का, इसके अंदर आपने फ्लो डाल के देखना है। मैम अक्सर ये स्टोन यूविजे में भी होता है तो वो भी करना क्या चाहिए। कुछ है? ये यूवीजे वाला स्टोन करना मुझे चाहिए। आपके बात समझ में आ रही है। ये देखिए ना, ये हमारे पास किडनी है। ठीक है, ये वाला पोल हमारे पास अपर पोल है और ये हमारे पास लोअर पोल है बस। जो आपके लेफ्ट साइड पर होगा वो अपर पोल है, जो आपके लेफ्ट राइट साइड पर होगा वो लोअर पोल है। देन हम लोग बात कर रहे थे यूरिटेरल जेट की। उसकी अभी इमेज आएगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी, भी इसके अंदर इमेज नहीं है उसकी। अब क्लियर आ रही है बस? मैंने कहा कि अब अगर हमारे पास, मेरे पास आगे अभी इमेज आएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी होती है। यूरिटेरल जेट जोन सा होता है वो हमारे पास एब्सेंट होता है। ठीक है, जब हम लोग यूरिन का फ्लो देख रहे होते हैं फ्रॉम द किडनी थ्रू द यूरेटर, और फिर वो फाइनली जो हमारे पास ब्लैडर में जाता है। ठीक है। जो अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमारे पास यूरिटेरल जेट होते हैं ना, वो कलर डॉपलर फाइंडिंग होती है। यानी जब हम लोग ब्लडर का स्कैन कर रहे होते हैं ना, तो हमें फ्लो जोन से होता है ना यूरिन का, उसके अंदर हमें एट द लेवल ऑफ ट्राइगोन हमें वेस्कुलैरिटी नजर आती है। ठीक है। जब आप लोग को यूरिटरल जेट जोन से वो प्रॉपरली नजर आएगा ट्रांसवर्स व्यू के अंदर ब्लैडर के। ठीक है। तो उसके अंदर आपके पास जो कलर स्केल होगा, डॉपलर जोन्स होगा, वो हमारे पास उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 10 to 20 हो जाएगी, जैसे हम लोग पावर डॉपलर यूज करेंगे। पावर डॉपलर के ऊपर जब हम लोग उसकी ओवरऑल वेस्ट वो सॉरी देखेंगे ना वेलोसिटी, तो वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यूरिन जोन्स होगा वो कॉन्टिन्यूसली रिलीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब है ब्लैडर के अंदर। तो फिर आप लोग 5 to 10 मिनट्स पेशेंट का वेट करते हैं देखने के लिए कि आइदर यूरिन जोन से है वो ब्लैडर के अंदर प्रॉपरली आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अगर तो किसी सस्पेक्टेड किडनी यानी आइदर राइट या फिर लेफ्ट, कहीं पे भी अगर यूरियर बेसल जंक्शन यानी यूरेटर और ब्लैडर के दरमियान में अगर कहीं पे स्टोन स्टेप होगा,
ठीक है, तो आपको यूरिटरी जेट जोन सा वो आपसे मिलेगा, या वो किस लिए होगा, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ठीक है, और अगर आपके पास छोटे छोटे स्टोन्स होंगे जिसको हम लोग कैल्सिफिकेशन या फिर कंक्रीशंस भी कहते हैं, तो वहां पर आपको क्या नजर आएगा, ट्विंकलिंग आर्टिफैक्ट। जब आप लोग उसके ऊपर कलर डॉपलर को ऐड करेंगे ना, तो इस तरह से आपको उसकी वेस्कुलरिटी नजर आएगी। कि उन वाले स्टोन्स की बात हो रही है जिनका साइज जो है वो 5 mm से कम का होगा, जिसको हम लोग कंक्रीशंस कहते हैं, जिसको हम लोग कैल्सिफिकेशंस कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कॉमन टेल आर्टिफैक्ट भी बोलते हैं। स्टोन्स क्लियर है सबको? जो यूरिटरी वेसिकल जंक्शन के अंदर स्टोन होता है ना हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये आपके पास किडनी है। ठीक है, अब आपको ये नजर आ रहा है कि किडनी के अंदर ये पेल्विस है और यहाँ से इस तरह से यूरेटर निकल रहा है। आपने इसी तरह से प्रोब को नीचे लेकर आते रहना, आते रहना, आते रहना। ठीक है, जहां कहीं पे भी आपको स्टोन नजर आएगा उसके बिल्कुल साथ ही आपको कॉस्टिक शैडो जो है वो नजर आने शुरू हो जाएंगे। ये भी लेक्चर के एंड पे मैं आपको एक दो इसके इमेजेस दिखा दूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आती है रीनल सिस्ट। रीनल सिस्ट जो सी होती है ये बिनाइन होती है, नॉन मेलिग्नेंट होती है, और सिस्ट हमें पता है एनेक्विक होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये सिम्टोमेटिक कुछ पेशेंट्स के अंदर होती है, कुछ के अंदर सिम्टोमेटिक होती है, बट ये वेरी करती है। ठीक है, सबसे पहले की थिन वॉल होती है, स्मूथ होती है, विदाउट सेप्टेशंस होती है, इसके अंदर कोई इंटरनल एलिमेंट्स उनसे प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये राउंड भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है। और अगर तो ये कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होगी तो उसको हम बोलेंगे कॉर्टिकल सिस्ट। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एक सिस्ट आ रही है, ठीक है, और ये अपर पोल पर है। ठीक है, ये सिस्ट उनसी है, या पर पोल पर। आप चाहें तो इसकी इस तरह से दो मेजरमेंट ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसकी एक मेजरमेंट इस तरह से एक ऑब्लिक यहाँ से यहाँ तक भी ले सकते हैं। ठीक है, ये वाली जो सिस्ट है ये हमारे पास लोअर पोल पर है, एंटीरियरली। एंटीरियर पोस्टीरियर का बड़ा ख्याल रखना है आपने जब भी आपने बताना है। हाँ जी, ट्रांसफर्स में रखते हुए आपने स्टोन को ट्रेस करते रहना है। आपने जैसे ही आपने पेल्विक एरिया देख लिया कि यहाँ पे हाइड्रोनेफ्रोसिस हुई हुई है, आपको प्रॉपर यूरेटर नजर आ रहा होगा। अगर तो डायलेशन होगी तो यूरेटर नजर आएगा, अगर डायलेशन नहीं होगी यूरेटर नजर नहीं आएगा। ठीक है, अब आपने उसी को फॉलो करते हुए नीचे आना। ठीक है, फिर आपने ब्लैडर तक आना। ये हमारे पास जो सिस्ट है, अगर तो ये सिस्ट जो सी है ये ऊपर वाली साइड पर होगी, फिर मैं बोलूंगी ये सिस्ट एंटीरियरली प्रेजेंट। और अगर ये सिस्ट नीचे वाली साइड पे प्रेजेंट होगी उसको मैं बोलूंगी ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट है, एंटीरियरली सिस्ट प्रेजेंट है। ठीक है, लोअर पोल पे। फिर मैं इसकी मेरी मर्जी है कि मैंने इसकी बेशक एक मेजरमेंट लेनी है मैं एक दे दूं, या फिर मैंने अगर दो लेनी है तो मैं दो दे दूं। पोल बताना है और डायरेक्शन बताने हैं, एंटीरियर है या पोस्टीरियर, और प्लस आपने उसकी अपेयरेंस बतानी है कि इसकी अपेयरेंस कौन सी है, वो कैसी है। ठीक है, फिर उसके बाद एक होती है हमारे पास पॉलीसिस्टिक किडनी और एक होती है एक्वायर्ड रीनल सिस्टिक डिजीज। सबसे पहले पॉलीसिस्टिक की बात करते हैं। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास जहाँ पे सिंगल सिस्ट होती है उसको हम लोग कहते हैं रीनल सिस्ट। जहाँ पे हमारे पास मोर देन वन सिस्ट होती है उसको हम लोग कहते हैं पॉलीसिस्टिक किडनीज। जैसे कि ये मोर देन वन मल्टीपल सिस्ट है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हुई हुई है, इसको हम लोग बोलेंगे पॉलीसिस्टिक किडनीज। जिसके अंदर हमारे पास मोर देन वन सिस्ट कौन सी है ओवरऑल किडनी के अंदर प्रेजेंट होगी। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी होती है एक्वायर्ड रीनल सिस्टिक डिजीज। इसके अंदर भी हमारे पास मल्टीपल किडनी सिस्ट होती हैं, लेकिन ये एक्वायर्ड डिसऑर्डर होता है और ये उन पेशेंट्स के अंदर होता है जो कि रीनल डिजीजेस की या फिर ये हीमोडायलिसिस की लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके होते हैं। ठीक है, और जो पेशेंट जिसके अंदर ये रीनल मेलिग्नेंसी के अंदर वो हाई रिस्क पर होते हैं, देन पॉलीसिस्टिक, यानी पॉलीसिस्टिक किडनी जो उनसे ये बिनाइन साइड पर होगी, लेकिन अगर एक्वायर्ड वाली साइड पर पेशेंट आ गया तो उसका मतलब है कि वो मेलिग्नेंसी की तरफ जा रहा है। ये जो लेफ्ट पे हमारे पास इमेज है ये हमारे पास एक वाइड की है। ठीक है, इसकी ओवरऑल इकोजेनेसिटी जो सी है उसको हम लोग देखेंगे कि इकोजेनेसिटी जो सी है विद पैसेज ऑफ टाइम जो सी है वो डिक्रीज होती जा रही है। फिर उसके बाद आता है पायलोनेफ्राइटिस। जहाँ पे नेफ्राइटिस का वर्ड आएगा उसका मतलब होता है इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन। तो एक्यूट फेज का जो हमारे पास इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पायलोनेफ्राइटिस। ठीक है, ये यंग वुमेन्स के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन होता है, उन पेशेंटों के साथ जो फिर यूटीआई के साथ आपके पास रिपोर्ट होते हैं। अल्ट्रासाउंड पेपर जो उनसे होता है ना, आप लोग को 25% केसेस उनसे होंगे
जिसके अंदर एबनॉर्मेलिटी मिलेगी, लेकिन ओवरऑल आपको किडनी जो सी है वो नॉर्मली मिलेगी। जब पायलोनेफ्राइटिस होगा, किडनी नॉर्मल होती है, सिर्फ 25% केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर पेशेंट को बहुत ज्यादा सिम्टम्स कॉज हो रहे होते हैं, तो फिर आप लोग उसको रूल आउट कर सकते हैं। ठीक है। ओवरऑल रिड्यूस्ड इकोजेनेसिटी होगी। ठीक है। कोई पर्टिकुलर आपको डेब्रिस या मैश टाइप स्ट्रक्चर जो है वो कलेक्टिंग सिस्टम के अंदर मिलेगा। गैस बबल्स होंगे। इकोजेनेसिटी जो सी होगी वो माइल्ड से अब नॉर्मल हो जाएगी, यानी हाइपोइक्विक हो जाएगी। ठीक है। अगर तो एडीमा होगा तो हाइपोइक्विक हो जाएगी, और अगर हेमरेज होगा तो फिर हाइपर इक्विक हो जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद नॉर्मली हाइड्रोनेफ्रोसिस, रीनल अब्सेस, इन्फॉक्शन, कलेक्शन, ये चीजें जो उनकी ये आपको नॉर्मली नजर आती रहेंगी। ये है हमारे पास ओवरऑल एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस की इमेजेस। देखिए इसके अंदर हमारे पास ओवरऑल जो है किडनी जो सी है वो हाइपोइक्विक हो गई है, यानी डार्किश ग्रे, डार्किश ब्लैक इन कलर। ये अब यहाँ पे हाइपर इक्विक हो गई है। इंक्रीज इकोजेनेसिटी है इसके अंदर। ठीक है। और आप जो सीएमडी का पूछ रहे थे ना, वो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक लेते हैं जहाँ पे हमारे पास ये मेडुलास आते हैं ना, इससे पहले पहले तक क्रीनल पैरामिड होते हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है क्रोनिक किडनी। इसके अंदर क्या होता है कि ओवरऑल जो पेशेंट का जीएफआर वैल्यू होती है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो सा होता है वो ग्रेटर हो जाती है। ठीक है। और अल्ट्रासाउंड के ऊपर ये चीज उनसी होती है, हमें कैसे नजर आती है? नहीं, जो जीएफआर की वैल्यू होती है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होती है। ठीक है। और ये चीज उनसे होती है, अपने पेशेंट की हर मंथ आपने उसकी लैब फाइंडिंग करानी होती है। देन उसके बाद वो बताते हैं कि अगर आपने अल्ट्रासाउंड के ऊपर इसको देखना है तो आपको सबसे पहले तो एक नॉर्मल स्कैन ही मिलेगा, जिस तरह से नॉर्मल अल्ट्रासाउंड होता है। ठीक है। बी मोड फाइंडिंग के अंदर ये आता है कि आपके पास एक तो जो ओवरऑल किडनी की लेंथ होगी वो डिक्रीज हो जाती है। कॉर्टिकल थिकनेस उनसे होती है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी मोर देन 6 आ जाती है। ड्रेनल लेंथ जो उनसे होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इकोजेनेसिटी जो उनसे होती है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी हाइपर वेस्कुलर, हाइपर वाली साइड पे चला जाता है। ठीक है। पैरामिड्स आपको प्रॉपरली नजर नहीं आते हैं, कैल्सिफिकेशंस होती हैं, सिस्ट बन जाती हैं, मार्जिन इरेगुलरिटी हो जाती है, रीनल वेस्कुलरिटी रिड्यूस हो जाती है, आरआई वैल्यू जो उनसे होती है, रेजिस्टिव इंडेक्स वैल्यू जो उनसे होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि ये है। अब हम लोगों ने तो देखा था कि किडनी हाइपोइक्विक होती है देन दैट ऑफ द लिवर। यहाँ पे हमारे पास किडनी कैसी आ रही है? हाइपर इक्विक। और ओवरऑल हमें देखने से ही लग रहा है कि इसकी लेंथ जो सी है वो कम है। ठीक है। ये हमारे पास बहुत ज्यादा लेट स्टेज होती है, ये हमारे पास अर्ली स्टेज होती है। ये बताइए, ये हमारे पास ट्रांसवर्स इमेजिंग है। फिर उसके बाद ये हमारे पास स्टेजिंग होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इकोजेनेसिटी जो सी होती है इसकी रिड्यूस होती रहती है। सबसे पहले देखें यहाँ पर हाइपोइक्विक था, यहाँ पे थोड़ा कम हुआ, यहाँ पे बिल्कुल ही हमें ब्लरी नजर आ रहा है, और यहाँ पर इसको देखना ही मुश्किल है। विद द पैसेज ऑफ टाइम में जो सा होगा ना, इसकी इकोजेनेसिटी। हाँ जी। बट बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज पे। हमें पता है कि कोई भी चीज अगर मेलिग्नेंसी की तरफ जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उसकी जो इकोजेनेसिटी जो है वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती। अगर तो वो एक्यूट वाली साइड पर है फिर डिक्रीज होती है, और अगर वो क्रोनिक वाली साइड पर है फिर इंक्रीज होती है। ठीक है। ईजीएफआर वैल्यू जो से होती है उसकी उसकी मदद से भी आप लोग जो सीकेडी है उसको रूल आउट कर सकते हैं, उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस?
ये देखिए, ये हमारे पास किडनी है, ये इसका अपर पोल है और ये इसका लोअर पोल है। बस ये बताया था मैंने, ये रीजन्स होते हैं वो। अगर ये ऊपर होगी तो वो एंटीरियर होगा, अगर नीचे होगा तो पोस्टीरियर होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी कुछ एनेस्टी जोन सी होती है वो इंक्रीज वाली साइड पर होती रहती है। देखिए पहले हाइपोइक्विक था, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज जोन सी है हमारे पास ये मजीद रिड्यूस हो गई। यहाँ पर हमें उस चीज को देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास स्टेज 5 होती है। अब जरूरी नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ आपको ब्लरी इमेज मिलेगी, आपको हाइपर इकोजेनेसिटी जोन सी है वो भी मिल सकती है, ये वेरी करती है। ये देखें यहाँ पे, ये हमारे पास सारी स्टेज 1 की है। स्टेज 1 एसईपी हो सकती है, एसईबी हो सकती है, एसईबी और एसईबी, यानी हाइपरक्विक भी हो सकती है, हाइपरक्विक भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली इकोजेनेसिटी जोन से होती है किडनी की, वो इंक्रीज होती है ड्यूरिंग सीकेडी। ये देखें, ये हमारे पास वेजिको यूरेटेरल जंक्शन का स्टोन है। ये ब्लैडर के अंदर आपको ऐसे नजर आएगा विद द शैडोज। बस यही होता है। और ये देखें, ये जेट है। इस तरह जैसे जैसे यूरिन फ्लो करता रहेगा ना, आपको आइडिया होता रहेगा। और अगर ये चीज डिक्रीज या एब्सेंट होगी तो आपको पता लग जाएगा कि आइदर यूरेटर के अंदर कहीं स्टोन है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो रही है, और यूरिन जोन सा है वो प्रॉपरली ब्लैडर में नहीं आ पा रहा। नहीं नहीं, अभी हमारा पहले स्प्लीन का रहता है। स्प्लीन कल में या परसों में इंशाल्लाह हम लोग स्प्लीन को कवर करेंगे। और आई थिंक सो थर्सडे या फ्राइडे को, अगर तो हमारा कल स्प्लीन सारा कंप्लीट हो गया फिर परसों हम ब्लैडर पे और प्रोस्टेट पे बात कर लेंगे। और अगर कल नहीं हो सका स्प्लीन कंप्लीट तो फिर परसों। बस यही दो टॉपिक्स हमारे रह गए हैं, स्प्लीन का रह गया, ब्लैडर और ये इस तरह से आपको फ्लो डिटेक्ट होता है अगर ब्लड वो स्टोन होगा तो। हाँ जी। अपेंडिक्स के ऊपर भी आपका एक छोटा सा मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी अपेंडिक्स पे वो कैसे देखते हैं। ये है। और कोई क्वेश्चंस किसी के? ये हमारे पास यूरेकल सिस्ट है। ये देखें, ये जो आ रही है ये सारा ब्लैडर है नीचे, और ये जो परसिस्ट बन रही है। ट्विंकलिंग आर्टिफैक्ट कहते हैं, जैसे हमने गॉल ब्लैडर के अंदर पढ़ा था ना कि छोटे छोटे स्टोन्स होंगे तो आपको नजर आएगा कलर फ्लो, ट्विंकलिंग की तरह, जिस तरह से लाइक स्टार्स उनसे होते हैं वो ट्विंकल कर रहे होते हैं। उस तरह से आपको जो इफेक्ट नजर आता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्विंकलिंग आर्टिफैक्ट। ये
जहां जहाँ पे स्टोन्स बने होंगे इस तरह से आपको जो आर्टिफैक्ट मिलता है उसको हम कोमाटेल आर्टिफैक्ट या फिर ट्यूफलिंग आर्टिफैक्ट भी कहते हैं। किस चीज का पेशेंट आया था आपको और क्या इशू था उसका? ओके। आपने स्कैन कर लिए फिर उसका कोई डिफिकल्टी तो नहीं हुई आपको स्कैन करते हुए? ऑर्गन्स आपने इजीली असेस कर लिए थे? ओके। आप ट्राई करते कि आप खुद उनका स्कैन परफॉर्म करते, ताकि आपको आइडिया होता कि आप किडनीज को किस तरह से देखते हैं, गॉल ब्लैडर को कैसे देखते हैं। बेशक आपके पास वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट है, आप उनसे परमिशन लेके आप लोग खुद प्रोब के साथ भी एक दफा स्कैन कर सकते हैं। या फिर जब आप रेडियोलॉजिस्ट स्कैन कर रहे होते तो आप उनके पास खड़े हो जाया करें, आप देखा करें कि वो किस तरह से स्कैन करें। 5-6 पेशेंट्स पे देखें। जब आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा फिर आप उन्हें कहें कि थोड़ा सा आपको प्रोब हैंडलिंग समझा दें। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप मेरे से पूछ लें, या फिर आप उनसे पूछ लें कि आप किस तरह से पेशेंट का स्कैन कर रहे हैं, वो आपको समझा देंगे। ओके परफेक्ट। चलें ये तो अच्छी बात है, आप जिस तरह से प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया होता रहेगा साथ साथ। क्योंकि स्कैन करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस मेरी कोशिश है कि आप सबको बेसिक स्कैन कम से कम आ जाए, आप लोगों को कोई इशू ना हो। बिकॉज जाहिर है आप सब यहाँ पर एमबीबीएस हैं तो कोशिश करें कि कम से कम बेसिक स्कैन है। हाँ पैथोलॉजी अगर कोई समझ नहीं आ रही है तो लाइक जो कॉमन पैथोलॉजीज नहीं है तो वो आप रेडियोलॉजिस्ट को रेफर करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप स्कैन खुद परफॉर्म करें। ठीक है कोई इशू नहीं। माइट भी पॉसिबल कि उन्हें स्टमक का कोई इशू हो, या फिर उनका गॉल ब्लैडर में कोई इशू आ रहा हो। समटाइम्स पेशेंट्स ओवर ईटिंग कर लें तो उसकी वजह से भी उनका पेन स्टार्ट हो जाता है ब्रोकिंग में। तो डिफरेंट चीजें होती हैं, डिफरेंट चीजें वेरी करती हैं। चलिए ठीक है क्लास, फिर थैंक यू सो मच। मैं फिर इंशाल्लाह कल हम लोग स्प्लीन स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके बाद एक टॉपिक हमारा और रह जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह हमारा एब्डोमेन क्लियर है, ईद से पहले पहले आप लोग फ्री हो जाएंगे, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज।